हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेमेस्टर 6 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द एच पैरामीटर्स, जिसको हम हाइब्रिड पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी टू पोर्ट लीनियर सर्किट को बहुत ही आसानी से एनालाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 4 पैरामीटर्स, और इन्हीं 4 पैरामीटर्स को हम बोलते हैं एच पैरामीटर्स या फिर हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार एक टू पोर्ट लीनियर सर्किट या फिर टू पोर्ट लीनियर नेटवर्क से हमारा क्या मतलब होता है। एक सर्किट को हम टू पोर्ट सर्किट कब बोलते हैं? जब उसमें 2 पोर्ट्स हों, एक इनपुट पोर्ट हो और एक आउटपुट पोर्ट हो। इनपुट पोर्ट में हमारे पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, आउटपुट पोर्ट में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं। मीन्स टू पोर्ट सर्किट में 2 पोर्ट्स होते हैं और 4 टर्मिनल्स होते हैं। तो ये तो हो गया टू पोर्ट सर्किट क्या होता है। अब लीनियर सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जिसमें लगे हुए रजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज ना हो। इवन व्हेन जब हम उनमें वोल्टेज का चेंज करें तब भी अगर इंडक्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, सेम रह रही हैं, फिक्स्ड रह रही हैं, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं लीनियर सर्किट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा टू पोर्ट लीनियर सर्किट, जिसमें 2 पोर्ट्स हैं, 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है वो V1 है, इनपुट करंट I1 है, आउटपुट करंट I2 है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो V2 से यहाँ पर डिनोट किया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार एच पैरामीटर्स को हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों बोला जाता है? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास 4 एच पैरामीटर्स होंगे, उनमें से सभी पैरामीटर्स की डायमेंशन जो हैं वो सेम नहीं होंगी, उनकी डायमेंशन जो हैं वो मिक्स होंगी। इन 4 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर ऐसा होगा जिसकी डायमेंशंस जो हैं वो इम्पीडेंस की डायमेंशंस होंगी। एक एच पैरामीटर ऐसा होगा जिसकी डायमेंशन जो हैं वो एडमिटेंस की डायमेंशंस होंगी, और 2 एच पैरामीटर्स ऐसे होंगे जिनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होगी। तो यहाँ पर चारों एच पैरामीटर्स जो हैं उनकी डायमेंशंस जो हैं वो अलग अलग हैं, मिक्स्ड हैं, इसलिए इन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं एच पैरामीटर्स। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Every two-port linear circuit having 2 input and 2 output terminals can be analyzed by 4 parameters called H parameters। किसी भी 2 पोर्ट लीनियर सर्किट को, 2 पोर्ट का मतलब ये है कि इसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स होंगे, 2 आउटपुट टर्मिनल्स होंगे, और लीनियर सर्किट का मतलब ये है कि इस सर्किट में जितने भी इंडक्टेंसेस, जितने भी कैपेसिटेंसेस, जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे होंगे, उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेंगी। इवन व्हेन अगर हम वोल्टेज चेंज करते हैं तब भी उनकी वैल्यू जो है वो सेम रहेंगी। तो ऐसे सर्किट को जो कि 2 पोर्ट हो, साथ के साथ लीनियर हो, जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स हों, 2 आउटपुट टर्मिनल्स हों, ऐसे सर्किट को हम बहुत ही ईजिली एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 पैरामीटर्स, जिनको हम बोलते हैं एच पैरामीटर्स। हाइब्रिड मीन्स मिक्स्ड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड। सिंस दीज पैरामीटर्स हैव मिक्स्ड डायमेंशंस दे आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स। जो यहाँ पर 4 पैरामीटर्स होंगे उन सबकी डायमेंशन जो हैं
वो मिक्स्ड डायमेंशंस होंगी, किसी भी पैरामीटर की डायमेंशन जो है वो सेम नहीं होगी, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको हाइब्रिड पैरामीटर्स। इनमें से एक ऐसा पैरामीटर होगा जिसकी डायमेंशन जो है वो इम्पीडेंस की डायमेंशंस होगी, एक ऐसा पैरामीटर होगा जो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस में, उसकी डायमेंशन जो है वो एडमिटेंस की डायमेंशन होगी, और दो ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो डायमेंशन लेस होंगे, इसलिए इनको बोला जाता है हाइब्रिड पैरामीटर्स। कंसिडर अ टू पोर्ट लीनियर सर्किट एज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले आपको एक टू पोर्ट लीनियर सर्किट जो है वो कंसिडर करना होगा, जहां पर आपके पास इनपुट करंट है I1, आउटपुट करंट है I2, इनपुट वोल्टेज है V1 और आउटपुट वोल्टेज है V2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं I1, V1, I2, V2। इनमें से दो वेरिएबल जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और दो वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपका इनपुट करंट I1 एंड आउटपुट वोल्टेज V2। ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और V1 मींस इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट I2, ये दोनों जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और V1 और I2 की वैल्यू जो हैं वो I1 और V2 की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेंगी। अगर हम I1 और V2 को चेंज करते हैं तो V1 और I2 की वैल्यू जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, इसलिए V1 और I2 को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। Here I1 and V2 are independent variables and I2 and V1 are dependent variables। तो I1 and V2 जो हैं वो independent variables हैं, I2 and V1 जो हैं वो dependent variables हैं। कहने का मतलब ये है कि V1 and I2 की वैल्यू जो है वो I1 and V2 की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेंगी। अगर हम I1 V2 को चेंज करते हैं तो I2 and V1 जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम V1 को कैसे लिख सकते हैं? V1 कैन बी एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। अगर हम I1 एंड V2 की वैल्यू चेंज करते हैं तो V1 चेंज हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल है I2, उसको भी हम एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I1 एंड V2 जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस अगर I1 V2 चेंज होगा तो I2 भी चेंज होगा। तो इसी चीज़ को बेस मानते हुए हम H पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे, और साथ के साथ H पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसका प्रोसीजर भी देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो I1 एंड V2 थे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, और जो V1 और I2 थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, और वो इन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे थे। मींस V1 एंड I2 को हम एज ए फंक्शन ऑफ I1 एंड V2 जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ में आप एक चीज़ बहुत बार यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास एक Z वेरिएबल हो जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स XY पर डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में आप Z को कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं Z इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स XY, और इस Z को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इस Z को ऐसे लिख सकते हैं, अ कांस्टेंट A मल्टीप्लाई X प्लस अ कांस्टेंट B मल्टीप्लाई Y। मीन्स Z को आप एज अ लीनियर सम और अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ XY की टर्म्स में लिख सकते हैं, और XY को आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी प्रकार से अगर V1 I2 जो हैं वो फंक्शंस हैं I1 और V2 के, तो हम V1 और I2 को एज अ लीनियर सम और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 एंड V2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमें I1 एंड V2 को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप पहले लाइन लिखेंगे, सो V1 एंड I2 कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर सम ऑफ I1 एंड V2। तो V1 को हम कैसे लिख सकते हैं? V1 यहाँ पर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई I1 प्लस यहाँ पर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई V2, इसे हम थर्ड इक्वेशन देंगे। इसी प्रकार से आप I2 को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई I1 प्लस सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई V2, इसे हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब ये कांस्टेंट्स क्या होंगे? ये कांस्टेंट्स होंगे आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स और H पैरामीटर्स, और इन कांस्टेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो होगा H11, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो होगा H12, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो होगा H21, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो होगा H22।
इन्हीं चार कांस्टेंट्स को, ये ब्रैकेट में यहाँ से हटा देता हूँ, इन्हीं चार कांस्टेंट्स को, चाहे वो H11 हो, चाहे वो H12 हो, चाहे वो H21 हो, चाहे H22 हो, इन्हीं को हम बोलते हैं हाइब्रिड एंड H पैरामीटर्स। अगर आपको किसी भी टू पोर्ट लीनियर सर्किट के लिए H11, H12, H21, H22 मीन्स इन चार कांस्टेंट्स की वैल्यू पता है, तो आप उस सर्किट के लिए वोल्टेज एंड करंट्स की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स यही आप नीचे लिखेंगे, इन इक्वेशन 3 एंड 4 H11, H12, H21 एंड H22 आर कांस्टेंट्स फॉर अ गिवन सर्किट। ये जो वैल्यूज हैं H11, H12, H21, H22 वो किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए कांस्टेंट होती हैं। अगर आप सर्किट चेंज करेंगे तो इन चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी एंड आर कॉल्ड H पैरामीटर्स। Once these parameters are known, we can use equation 3 and 4 to find voltages and current in the circuit। यहाँ पर and आना था, and currents in the circuit। अगर आपको इन चारों कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आपको इन चारों H पैरामीटर्स की वैल्यू पता है, H11, H12, H21, H22 की वैल्यूज पता है, तो आप यहाँ से I1, V1, I2, V2 मीन्स करंट एंड वोल्टेजेस कितने होंगे इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स पर, उनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है वो लिख ली थी। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन 3 एंड 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। तो इस दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे V1 I2 और यहाँ पर लिखेंगे 2 into 2 मैट्रिक्स H11, H12, H21, H22 और यहाँ पर हम लिखेंगे I1 V1। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस ही मिलेंगी, जहां पर इस मैट्रिक्स को बोला जाता है H पैरामीटर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स H11, H12, H21, H22 इज कॉल्ड H पैरामीटर मैट्रिक्स। तो ये भी आप एग्जाम में ऐड करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें H11, H12, H21, H22 की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना हो तो हमें क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होगा, और हम देखेंगे ये चारों H पैरामीटर जो हैं आखिरकार इस टू पोर्ट लीनियर सर्किट के लिए किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी डायमेंशंस क्या क्या रहने वाली हैं। ये हम सब कुछ देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन चारों H पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ H पैरामीटर्स। द H पैरामीटर्स ऑफ अ सर्किट कैन बी फाउंड एज फॉलोज। अब हम इन चारों H पैरामीटर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इक्वेशन 3 एंड 4 में V2 को 0 कर दूं, यहाँ पर V2 को 0 कर दूं, इस टर्म को ख़त्म कर दूं, 0 कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ से H11 एंड H21 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अगर मुझे H11 एंड H21 फाइंड करना है तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, V2 को 0 करना होगा इक्वेशन 3 एंड 4 में। V2 को 0 करने का मतलब ये है, आउटपुट वोल्टेज को 0 करने का मतलब ये है कि आपको आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट करना होगा, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना होगा इस तरह से। तो आपका V2 जो है यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। तो अगर आप V2 को 0 करेंगे तो आप बड़ी आसानी से H11 एंड H21 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो हम यही करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मेक आउटपुट वोल्टेज V2 इक्वल टू 0 बाय शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट टर्मिनल्स एज शोन इन फिगर। आपको आउटपुट वोल्टेज V2 को 0 करना है तो आपको आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा, या आपको फिगर दोबारा से बनाना होगा एग्जाम में इस पॉइंट के अंदर। पुट V2 इक्वल टू 0 इन 3 वी गेट। अगर मैं यहाँ पर V2 को 0 पुट कर दूं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस 0। तो यहाँ से H11 की वैल्यू आ जाएगी V1 एंड I1। V1 क्या है, ये है इनपुट वोल्टेज, और I1 क्या है, इनपुट करंट। तो जो H11 होता है वो इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट का रेशो होता है, और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। V डिवाइडेड बाय I रिप्रेजेंट्स इम्पीडेंस।
तो इस इम्पीडेंस को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पर 1 है तो मीन्स ये इनपुट टर्मिनल्स की वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दस H11 इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज V1 एंड इनपुट करंट I1। क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट का रेशो है इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्टेड आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस HI। तो इसको हम HI से भी डिनोट करते हैं। बट ये जो H11 की वैल्यू निकली है ये कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप V2 इक्वल टू 0 भी लिखेंगे और इसको हम बोलते हैं शॉर्टेड आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस। और ये इम्पीडेंस है तो इसको हम मेज़र करेंगे ओहम में, मीन्स इसका यूनिट होगा ओहम। तो मीन्स H11 जो है उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो इम्पीडेंस की डायमेंशंस होंगी। तो ये है हमारा H11। इसके बाद हम फाइंड करेंगे बाकी के 3 पैरामीटर्स आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जब हम V2 को थर्ड इक्वेशन में 0 पुट करते हैं तो हमें H11 मिल जा रहा था। अब हम V2 को 0 पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में ताकि हमें H21 मिल जाए। तो आप लिखेंगे पुट V2 इक्वल टू 0 इन 4 वी गेट। हमने आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है और जो हमें इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट मिल रहा है वो इस सोर्स की वजह से मिल रहा है। यहाँ पर आप इनपुट वोल्टेज का सोर्स भी दिखा देना इस डायग्राम में। तो ये हल्की सी करेक्शन आप यहाँ पर कर लेना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब आप V2 को 0 पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में तो आपको मिलेगा I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस 0। तो यहाँ से H21 की वैल्यू आ जाएगी I2 बाई I1। और ये वैल्यू कब आई है, जब आपने V2 को 0 पुट कर रखा है। तो I2 है हमारा आउटपुट करंट, I1 है हमारा इनपुट करंट। तो H21 जो होता है वो आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट का रेशो होता है और इसको हम बोलते हैं शॉर्टेड आउटपुट। यहाँ पर हमने आउटपुट को शॉर्ट किया हुआ है। फॉरवर्ड करंट गेन, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन, क्योंकि आउटपुट करंट ऊपर आ रहा है, इनपुट करंट नीचे आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड करंट गेन। अगर हमारा इनपुट करंट I1 ऊपर आता और I2 नीचे आता तो उसे हम रिवर्स करंट गेन बोलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड करंट गेन है तो इसको हम HF से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इक्वल टू में HF भी लिख सकते हैं। H21 is the ratio of output current I2 and input current I1 and is known as shorted output forward current gain। ये है हमारे पास shorted output forward current gain, HF से डिनोट करेंगे। क्योंकि ये करंट बाय करंट का रेशो है तो ये डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है, तो ये डायमेंशन लेस होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे बाकी के बचे हुए 2 H पैरामीटर्स नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि हम H11 एंड H21 H पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेकिंग V2 इक्वल टू 0, मीन्स बाय शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट टर्मिनल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ये पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं H12 एंड H22 तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इस टर्म को 0 करना होगा, मीन्स हमें I1 को 0 करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनपुट टर्मिनल्स को ओपन करना होगा जिसकी वजह से I1 जो है वो 0 हो जाएगा, इनपुट करंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओपन V1 और जो हमारे आउटपुट टर्मिनल्स होंगे वो ड्राइव किए जाएंगे बाय द आउटपुट वोल्टेज V2। तो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज का सोर्स लगाना होगा, ये V2 है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। आपको सिंपली क्या करना है, I1 को 0 करना है बाय मेकिंग द इनपुट टर्मिनल्स ओपन। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाले H पैरामीटर्स H12 एंड H22। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पॉइंट है द अदर 2 H पैरामीटर्स दैट इज H12 एंड H22 कैन बी फाउंड बाय मेकिंग I1 इक्वल टू 0। अगर आप I1 को 0 कर देते हैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में तो आप इन दोनों H पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 को 0 करने का मतलब ये है कि आपको इनपुट टर्मिनल्स को ओपन करना है, दैट इज बाय मेकिंग द इनपुट टर्मिनल्स ओपन। तो पहले हम I1 को 0 पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, पुट I1 इक्वल टू 0 इन 3 वी गेट V1 इक्वल टू 0 प्लस H12 V2। तो यहाँ से H12 की वैल्यू आ जाएगी V1 बाई V2 और H12 क्या है,
ये है रेशो किसका, इनपुट वोल्टेज V1 का और आउटपुट वोल्टेज V2 का। कब, जब हमारा I1 जो है वो 0 होगा। अब इनपुट वोल्टेज ऊपर आ रही है और आउटपुट वोल्टेज नीचे आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। और ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज है, तो ये डायमेंशन लेस होगा। तो आप यही कुछ लिखेंगे यहाँ पर। Thus H12 is the ratio of input voltage V1 and output voltage V2 and is called reverse voltage gain, जिसको हम डिनोट करते हैं HR से। तो H12 को हम HR से भी डिनोट कर सकते हैं, रिवर्स वोल्टेज गेन विद इनपुट टर्मिनल्स ओपन। और ये कंडीशन कब है, जब हमारा I1 0 है, मीन्स जब हमारा इनपुट टर्मिनल जो है वो ओपन है। H12 इज डायमेंशनलेस क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशो है। तो स्टूडेंट्स एक पैरामीटर और फाइंड आउट करना रह गया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इक्वेशन 3 में I1 को 0 पुट करके H12 की वैल्यू फाइंड की थी। अब हम इक्वेशन 4 में I1 की वैल्यू 0 पुट करके H22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पुट I1 इक्वल टू 0 इन 4 वी गेट। अगर आप I1 को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I2 इज इक्वल टू 0 प्लस H22 V2। तो यहाँ से H22 की वैल्यू आ जाएगी I2 बाई V2। I2 क्या है, आउटपुट करंट, V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो ये रेशो है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का। कब, जब हमारा I1 जो है वो 0 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, V अपॉन I जो होता है वो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। V अपॉन I जो है वो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसका रेसिप्रोकल I अपॉन V क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एडमिटेंस को। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस, जो कि I अपॉन V होता है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर आउटपुट करंट है, नीचे आउटपुट वोल्टेज है, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट इम्पीडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं। और इस रेशो को हम HO से डिनोट कर सकते हैं। O स्टैंड्स फॉर आउटपुट इम्पीडेंस। तो आप लिखेंगे hence S22 is ratio of output current I2 and output voltage V2 and is called output impedance H0 with input terminals open। तो ये आउटपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट, आउटपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में हमने इनपुट टर्मिनल्स को ओपन रखा हुआ है। और आप जानते हैं इम्पीडेंस को तो हम ओहम में मेज़र करते हैं और एडमिटेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, महो में, जिसको हम साइमन भी बोलते हैं। एंड इज मेजर्ड इन महो और साइमन। तो ये हो गए हमारे 4 H पैरामीटर्स। तो पहला जो H पैरामीटर था H11, वो क्या रिप्रेजेंट करता, इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता, जिसको हम HI से डिनोट कर रहे थे। H12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रिवर्स वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करता, जिसको हमने HR से डिनोट किया था। और H21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट करता फॉरवर्ड करंट गेन को, जिसको हमने HF से डिनोट किया था। और H22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को रीराइट करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू H11 को हम क्या लिखेंगे, HI लिखेंगे, इनपुट इम्पीडेंस HI, साथ में है I1 प्लस H12 को हम क्या लिखेंगे, HR, रिवर्स वोल्टेज गेन HR। और यहाँ पर हम लिखेंगे V2। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरह से हम I2 को कैसे लिख सकते हैं, S21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड करंट गेन HF को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर I1 प्लस S22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है वो बहुत काम की इक्वेशन है, जिसको हम आने वाले टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। इन्हीं 2 इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इन ऑल द 3 कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो कॉमन बेस हो, चाहे वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो। तो H इक्विवेलेंट सर्किट जो है, हाइब्रिड AC इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांजिस्टर का, वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।